जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 11th ऑफ जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए। और फटाक से पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो टॉपिक्स मैं आपको समझाऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है, और टॉपिक्स के दौरान मैं आपको कुछ चीजें लिखवाऊंगा, उसको आपको नोट डाउन करना है। तो ये सब टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग एक एक करके आज कवर करेंगे। आज थोड़ा सा समय की कमी है, तो इसलिए मैं आपके कमेंट्स अभी नहीं देख रहा हूं। मैं आपके कमेंट्स कल जो है वो देखूंगा। चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला वाला नोट जो है वो पहले तो ये बना लीजिए आप। 2026 ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। 2026 ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम, ये 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम है। ये लिखेंगे आप 11th एडिशन। तो आपको पता है ये 2026 में ये ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की चेयरमैनशिप इंडिया के पास होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, और 99% इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो इसकी चेयरमैनशिप जो है वो इंडिया के पास हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है 2026 की। और 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम जो है वो ब्राजील के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिली है 4-5 जून 2025 को। राइट, और 11 मेंबर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, सभी की सभी 11 मेंबर कंट्रीज ने। और इंडिया जो है उसने रिप्रेजेंट किया हाई लेवल पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। और अब 12th ब्रिक्स समिट जो होगी 2026 के अंदर, जिसकी चेयरमैनशिप जो है वो इंडिया के पास होने वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2025 में ब्राजील और 2026 में इंडिया के पास इसकी चेयरमैनशिप होगी। समझे आप? तो इस बार ग्लोबल लेवल पर अपनी लीडरशिप का डंका जो है वो इंडिया के द्वारा बजा दिया गया है। तो आओ समझेंगे इस पूरे डेवलपमेंट को। तो आपने अभी तक क्या समझा कि ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम जो है वो अभी 4-5 जून 2025 को जो है वो कंप्लीट हुआ। कहां पर? ब्राजील में, ब्राजीलिया में। राइट, ब्राजील के ब्राजीलिया में। और इंडिया ने एक सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर के साथ हाई लेवल डेलीगेशन भेजा था। हम लोगों ने पता है इस फोरम के दौरान जो है वो किन किन चीजों के बारे में जो है वो चर्चा करी है। टेररिज्म, पहलगाम अटैक की हमने निंदा करी है, कंडेम किया है। इंडिया का जीरो टॉलरेशन टॉलरेंट पॉलिसी जो है टेररिज्म को लेकर, उसको हमने डिक्लेरेशन में ऑफिशियली इंक्लूड किया है कि किसी भी तरीके से जो है वो टेररिज्म को जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इस चीज को हमने हाईलाइट किया इस मीटिंग के दौरान। इंडिया ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक अपॉर्चुनिटी भी कहा और खतरा भी कहा, और बोला कि ह्यूमन सेंट्रिक एआई फ्रेमवर्क की जरूरत है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो एथिकल एआई। क्योंकि गवर्नेंस में एआई बहुत इंपॉर्टेंट है शासन के दौरान, बट वो एथिकली या ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। समझे आप? इंडिया ने ग्लोबल साउथ के मुद्दे, जैसे ग्लोबल साउथ में शांति बरकरार रखनी है, इक्विटी होनी चाहिए कि सबको डेवलप होने का मौका मिले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सभी कंट्रीज आगे बढ़ सकें, इन सब मुद्दे को उठाया। तो सिर्फ अभी आपको ये चीज जो है वो सुननी है। ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम बेसिकली है क्या, ये मैं आपको समझाता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। अरे यार, वो हुंडई से एकदम अर्जेंट कॉल आ गया था। वो जरूरी भी था यार, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि परसों मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। मतलब ऐसा नहीं, मतलब हल्का फुल्का सा। एक सामने एक दरुआ जो था वो बेचारा, बेचारा क्या बोलूं यार, मैं दरुए को बेचारा बोलना ही नहीं चाहिए, बट लग जरूर गई थी उसको। वो, मैं अपनी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में था तो उसने एकदम से, रॉन्ग साइड था वो, और उसने यू टर्न जो है वो मार दिया रॉन्ग साइड में ही। तो वो हेड ऑन जो है वो टच हुई गाड़ी। वो तो अच्छा हुआ, गाड़ी जो है वो मेरी 30-40 की स्पीड में होगी, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा होती तो वो कुचला कुचला गया होता या तो उड़ गया होता, और फिर मेरी बैंड बच गई होती उसकी बेवकूफ की गलती के कारण।
तो होता है, आप लोग ऐसे भी होते हैं, अब क्या करें। तो जैसे ही वो गिरा तो सबसे पहले तो भीड़ भीड़ इकट्ठा हो गई थी उस समय। वो होता ही है कि पब्लिक को तो चाहिए कुछ मसाला है। तो उनको लगा कि मेरी गलती है। फिर उन्होंने मुझे देखा, तो सबसे पहली चीज तो ये आती है, ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं है ना। तो मैं तो सोबर था, तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो मैं उतरा, मैंने उस बंदे को पहले उठाया, गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी की तो बैंड बज गई थी। बंदे को उठाया तो देखा तो अरे भाई, भाई साहब देसी बस आ रहा था वो। देसी बस आ रहा, समझते हो, देसी बास मार रहा था भयानक। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई कैसी चला रहा, रॉन्ग साइड क्यों लेके आ रहा है। तो पब्लिक मुझे बोलने लगी, नहीं नहीं इनको लेके आओ, पट्टी कराओ, और आप चलो पुलिस को बुलाओ, ये करो वो करो। मैंने कहा भाई सुन, मैंने कहा पुलिस भी आएगी और इसको पट्टी भी करवा दी जाएगी, बट पहले चीज ये समझ, पिया हुआ है सामने वाला, रॉन्ग साइड जा रहा है। तो वो घबरा गया था और फिर बोलने लगा कि नहीं नहीं सर, मेरे को तो हल्की फुल्की खरोच आई है, और आप चले जाओ, आपकी कोई गलती नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा ऐसा करके। ठीक है भाई। तो ऐसे सेटलमेंट जो है वो हो गया। तो वो चीज रहती है भाई, बट लोगों को सतर्क होना जो है वो रोड में बहुत जरूरी है। एंड सेकेंडली, पब्लिक को भी ये समझना जरूरी है। मैंने उस समय ये ऑब्जर्व किया था कि पब्लिक जो है वो मारा पीटी और इन सब चीजों में ज्यादा उनको मजा आता है। वो सोच रहे थे कि कहाँ मौका मिले और किस पे हाथ जो है वो धर धर दिए जाए। अब ऑब्वियस ही बात है कि जब अपन निकलते हैं गाड़ी के बाहर तो उसी जोन में निकलते हैं कि किसी को औकात नहीं होगी कि फिर हाथ लगाने की। और दूसरा, मैंने अपने मेरे साइड साइड में एक फ्रेंड जो है बैठे हुए थे, मैंने उनको बोल दिया था कि रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई पब्लिक में, यू नेवर नो कि कब क्या सिनेरियो हो जाए। तो एटलीस्ट अपने पास एविडेंस तो होने चाहिए। तो जैसे ही वो कैमरा, मैंने बोला कि मैंने कहा भाई कैमरा शूट करो, पूरी पब्लिक को दिखाओ, तो पब्लिक भगने लगी। क्योंकि अपनी गलती थी नहीं ना यार, अपन क्या करें। वो भी समझ गए थे, फिर सब लोग फिर समझे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाओ। तो वही उसके इंश्योरेंस के लिए रहे कॉल था यार। चलो, तो ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम क्या है ये। तो ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग प्लेटफॉर्म है, लिखने की जरूरत नहीं है अभी। देखो नॉर्मल सी चीज है यार, फोरम है, यहाँ पर जाएंगे, सभी मेंबर कंट्रीज जाएंगी, बैठेंगी, बातचीत करेंगी कि पूरे दुनिया भर में क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं जिसके कारण से ब्रिक्स कंट्रीज के डेवलपमेंट में रुकावट आ सकती है या ग्रोथ में रुकावट आ सकती है, बस ये चीज। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और नए मेंबर कंट्रीज मिलकर इंटर पार्लियामेंट्री कॉपरेशन बढ़ाते हैं। इसका फॉर्मेशन 2015 में हुआ था, ये चीज आप लिखिएगा जरूर। 2015 में ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम बनाई गई थी। और ये ब्रिक्स समिट का एक कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी है, यानी कि जो ब्रिक्स समिट होती है ना, तो उसके अलावा एक और ये समिट जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है, कि जिससे कि ब्रिक्स समिट जो है उसके होने तक और बेटर क्लैरिटी जो है वो पॉलिसी से रिलेटेड बनाई जा सके। ठीक है। तो बहुत सारे जैसे ग्लोबल मुद्दे जो होते हैं ना, उन सब चीजों पर यहाँ पर टारगेट किया जाता है, फोकस किया जाता है बस। तो यही चीज है इसके अंदर। इंडिया की लीडरशिप मैंने आपको जो है ऑलरेडी है बता दी। अब इसके रिजल्ट देखते हैं, बनाइए। तो सभी मेंबर कंट्रीज ने टेररिज्म की हर फॉर्म की निंदा करी है, कि टेररिज्म को नहीं एंटरटेन करना है, टॉलरेट नहीं करना है बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से टेररिज्म को। इंडिया ने टेरर फाइनेंसिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, लीगल कॉपरेशन, ऐसे मुद्दे उठाए। नेक्स्ट, एआई के एथिकल यूज पर चिंता जो है वो व्यक्त करी है। इंडिया ने ये चीज कही कि एआई का उपयोग जो है वो मानव के केंद्रित होना चाहिए, मानव के ऊपर। मैंने बोला ना कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करना चाहिए, तो इस चीज पर टारगेट करना है। फिर ग्लोबल साउथ, ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को तो अब रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाए जाएं, इक्विटेबल ट्रेड हो, सभी को ट्रेड का फायदा मिले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में सभी कंट्रीज जो है वो अच्छी परफॉर्म कर सके, इसलिए उनको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कराओ, उनको टेक्नोलॉजी दो, स्ट्रेटजीज बताओ, है ना। तो ऐसी चीजों के बारे में इंडिया ने जो है वो चर्चा करी, बात करी। और रेगुलर बातचीत से, डॉक्यूमेंट शेयर करने से, डिजिटल कनेक्टिविटी से चीजें जो है वो रिजॉल्व हो पाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ जो है वो चलते हैं। 2026 में इंडिया के पास अब चेयरमैनशिप आने वाली है, ये बात तो आपको फैक्ट पता ही है, ये याद रखिएगा। और ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम ग्लोबल साउथ के मुद्दे को बहुत बेहतर तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। और इंडिया का ऑब्जेक्टिव यही है, एंटी टेरर एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाओ, यानी कि कानूनी ढांचा बनाओ टेररिज्म को खत्म करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस पे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कि भाई जवाबदेही होनी चाहिए लोकतांत्रिक आधार पर। और पूरे दुनिया भर में जो व्यापार हो रहा है उसमें भी सुधार किए जाएं। और ग्लोबल साउथ की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है वो पॉलिसीज बनाई जाए। तो ये बेसिकली इंडिया के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं
जो थोड़े बहुत आपको रहे वो पता होना जरूरी है। बस एक जनरल आइडिया लिखने की भी आपको जो है वो आवश्यकता नहीं है। कभी कभी आपसे पता है मेंस में जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू टेररिज्म ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ में लीड कर रही है, तो इंडिया का क्या रोल है, तो ऐसी चीज पूछी जा सकती है। तो आप ये एग्जांपल्स दे सकते हो उसका, ये ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का, है ना। बस यही था गाइस, पूरा एनालिसिस इस टॉपिक से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेवा इन पुडुचेरी क्या है ये? एक भारत एक एप्लीकेशन। आपको पता है कि पुडुचेरी अब उन राज्यों में शामिल हो गया है जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए अपने लेजिस्लेचर को पेपरलेस बना रहे हैं। यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ना, वो पेपरलेस बन रही है नेवा के थ्रू। लिख लेना नेवा, इसका फुल फॉर्म लिखिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ये शुरू हो रही है, मतलब कि अब बिना पेपर के डिजिटली जो है वो बिल पास होंगे, तो चीजें ट्रांसपेरेंट हो पाएंगी, फास्ट हो पाएंगी। अब नेवा क्या है, ये चीज बेसिकली आपको लिखनी है। बस आपको ये बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि पुडुचेरी में ये शुरू जो है वो हो रही है, बस दैट्स इट। मेन काम की चीज यहां पर है ये, तो वो चीज जरूर लिख लीजिएगा बट, कि पुडुचेरी में जो है नेवा इंटीग्रेट कर दी गई है। तो नेवा जो है गाइज ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली पेपरलेस हो जाए। वन नेशन वन एप्लीकेशन अप्रोच, ये इसका फीचर है, ये लिख लीजिएगा। इसका विजन फीचर जो है वो वन नेशन वन एप्लीकेशन की, एक एप्लीकेशन के जरिए पूरी कंट्रीज की लेजिस्लेटिव असेंबली को इंटीग्रेट किया जा सके। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म एमएलए के लिए, असेंबली स्टाफ के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए हो, यानी कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म। 673.93 सॉरी 94 करोड़ का प्रोजेक्ट है, यानी कि लगभग 700 करोड़ का प्रोजेक्ट पीआईबी से अप्रूव हुआ जनवरी 2020 में। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर जो है वो ऑपरेट करता है। ठीक है, अब इसका उद्घाटन अभी रिसेंटली जो है वो हम लोग को जो है ये लिखने की आपको ऐसे तो आवश्यकता जो है वो नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि यूनियन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उन्होंने पुडुचेरी के अंदर इसका उद्घाटन जो है वो कर दिया है नेवा का। नेवा आपको समझ में आ गया ना, ये ट्रांसपेरेंट है, एफिशिएंट है। आप लेजिस्लेटिव प्रोसेस को एक्सेसिबल बना सकते हो, क्योंकि पूरी चीज डिजिटलाइज है। मतलब कुल मिलाकर जो हम लोग को जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो देखने को मिलती है राज्यों में, यूनियन टेरिटरी में, तो उनको पेपरलेस बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है बस इसका, और कुछ भी नहीं है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि एंड टू एंड पेपरलेस ऑपरेशंस होते हैं। सिर्फ ध्यान में रखो, जितना आपको लिखना था आपने नोट्स बना लिया, अब हर चीज थोड़ा लिखोगे, दूसरी किताब थोड़ी ना बनानी है आपको, नोट्स बनाने। सभी डॉक्यूमेंट जैसे एजेंडा हुए, स्पीचेस हुए, बजट्स हुए, बिल्स हुए, ये डिजिटली हैंडल किए जाएंगे नेवा के तहत। पुडुचेरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस और सीएम बजट स्पीच डिजिटली अपलोड कर दी, यानी कि शुरुआत हो गई। फिर इसको जो है वो भाषिनी, ये मीटी का इनिशिएटिव है, उसके साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे कि रियल टाइम बेसिस पर अलग अलग मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन किया जा सके। राइट, तो ये भी फैक्ट ध्यान में रखना कि नेवा को ये लिख सकते हो भाषिनी, जो कि एक इनिशिएटिव हम लोग को मीटी का देखने को मिलता है, जिसके तहत कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज इसमें अपलोड हो रही है, वो मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में जो है वो एक्सेसिबल की जा सके। कितनी बढ़िया चीज है ये। ठीक है, सभी डेटा इंक्रिप्टेड है, राइट। रोल बेस्ड एक्सेस सिस्टम हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि जितना भी डेटा है उसको प्रोटेक्ट करके जो है यहाँ पर रखा गया। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। ठीक है, देखो रोल बेस्ड एक्सेस सिस्टम, इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कौन किस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता है, वो पोजीशन के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है पूरी तरह से डिफाइंड है। सभी डेटा इंक्रिप्टेड होगा। इसमें एमएलए, स्टाफ, डिपार्टमेंट को एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाया जा रहा है, और ट्रेनिंग भी दी जा रही है पुडुचेरी के स्टाफ और एमएलए को अभी। और जहां पर भी ये इंटीग्रेट होता है तो वहां पर ऑब्वियसली बात है, स्टाफ को ट्रेनिंग देना तो जरूरी है ना। तो 28 असेंबलीज ने साइन किया है एमओयू, जो जून 2025 तक नेवा के लिए। 18 असेंबलीज जो है वो पूरी तरह से पेपरलेस हो चुकी हैं। और यूटी के लिए पहला बड़ा माइलस्टोन जो है वो पुडुचेरी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो उसके फायदे यही हैं कि पार्लियामेंट के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो और मजबूत होगी, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस होगा पेपरलेस चीजों से,
ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, एक डिजिटल आर्काइव तैयार होगी, यानी कि डेटाबेस पूरा तैयार होगा पब्लिक और रिसर्च के लिए। ठीक है। और फिर एग्जाम्पल्स ये सेट करेगा कि कैसे आप शासन चला सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, है ना। तो ये बहुत शानदार चीज है। बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, दैट्स इट। नेक्स्ट, इंडिया फिर एक बार G7 समिट का हिस्सा बन रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ स्टार मार्कर टॉपिक। लेकिन इस बार बात सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं है, बल्कि और भी डीप जियो पॉलिटिकल रीसेट की भी है। यानी कि अब चीजों को चेंज करना है। तो क्या ये इंडिया कनाडा के बीच नए एरा की शुरुआत होगी? क्या कोई आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इंडिया और कनाडा के बीच में भी अभी रिलेशनशिप बीच में खराब हुए थे, उसके पीछे की वजह क्या थी? मैंने पढ़ाया भी है कुछ महीने पहले इस टॉपिक को, आपको देखते हैं किसको याद आ रहा है। तो इंडिया G7 2025, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आप ध्यान में रखिए। 52nd G7 समिट कहां पर है, तो इसकी लोकेशन लिख लीजिएगा। कैनानेस्किस, कनाडा लिख लीजिएगा। कना नस्किस, कनाडा। 15 से 17 जून 2025 को ये होगी। कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है। पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी और कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर एक टेबल पर बैठेंगे 2023 की डिप्लोमेटिक टेंशन के बाद से। और अभी रिसेंट पास में भी एक डिप्लोमेटिक टेंशन हुई थी। तो ये बेसिकली इंडिया और कनाडा के रिलेशन को मजबूत बना रहा है। ये चीज जरूर लिखना कि इनवाइट किया है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, न्यू कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इनविटेशन भेजा है। और अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अटेंड करेंगे G7 समिट, 52nd G7 समिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया एक स्पेशल इन्वाइटी है सिंस 2019। G7 समिट का हम लोग हिस्सा है स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर 2019 से। इंडिया ऑब्वियसली बात है कि आपको पता ही है कि ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करती है, डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है इंडिया। इंडिया बेसिकली ब्रिज का काम कर रही है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। ग्लोबल साउथ साउथ ग्लोबल नॉर्थ के बीच में ब्रिज का काम करती है। जलवायु परिवर्तन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटेबल ग्रोथ, ऐसी चीजों में। तो ये चीज है। अब G7 ग्रुप ऑफ 7 नेशन, ये एक इनफॉर्मल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। ये बनाई गई थी 1975 में। ये फैक्ट आप लिखेंगे 1975 में। ग्रुप ऑफ 6, बाद में कनाडा 1976 में ऐड हो गया। ग्रुप ऑफ 6 के नाम से थी ये। और ग्लोबल क्राइसिस जब हुए थे ना, ऑयल क्राइसिस, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, तो उस दौरान जो है वो उसको तैयार किया गया था कि भाई चीजों को ठीक करना है। फिर कनाडा ने ज्वाइन किया, तो ग्रुप ऑफ 6 से G7 ये बन गया। आज की डेट में इसके मेंबर्स याद रखने हैं आपको। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा। इसके मेंबर्स जो है वो ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से। रशिया जो है वो G8 में थी 2014 तक। G7 के बाद रशिया ने भी ज्वाइन किया था, तो G8 हो गया था ये 2014 तक। फिर बाद में उसको हटा दिया गया क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद। फिर दोबारा से ये G8 से G7 हो गया। ये भी आपको ये वाला फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। G7 से G8 हुआ था रशिया में 1998 में। 1996 में ये आ गई थी, 1976 में कनाडा आ गई, G7 हो गया। पहले G6 था, फिर रशिया आया तो G8 हो गया, है ना। फिर दोबारा से इन्होंने G7 जो है वो कर दिया, क्योंकि रशिया को भगा दिया था, क्योंकि उसने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। ठीक है। तो ये बहुत बेसिकली इकोनॉमिक्स पर फोकस करते हैं, ये टारगेट करते हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, आर्म्स कंट्रोल के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस के ऊपर। ठीक है। अब इंडिया और कनाडा के थोड़े से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को समझते आइए। 2023 में कनाडा ने आरोप लगाया इंडिया के ऊपर, राइट, कि सेपरेटिस्ट लीडर की किलिंग में जो है वो इंडिया का हाथ है। कनाडा ने बोला कि भाई तुम यहां पर, आपको पता है कि कनाडा के अंदर खालिस्तानी ग्रुप्स काफी ज्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं। तो कनाडा बोल रहा था कि आप जो है वो यहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रुप को जो है वो मरवा रहे हो। हमने मना कर दी कि भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर 2024 में इंडिया ने अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लिया। इंडिया 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को हमने जो है वो बर्खास्त कर दिया कि जाओ। फिर 2025 में जब नया कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर आया, तो नई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बन रही है।
मोदी जी को इनविटेशन जो है वो उन्होंने भेजा है G7 के लिए, और मोदी जी ने एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि नए जोश के साथ हम मिलकर काम करेंगे भैया। तो ये चीज है जो थोड़ी सी आपको रहे हो पता होनी चाहिए। बस ठीक है, बाकी ये स्टोरी इतनी आपके लिए काम की नहीं है। अब ये प्लेटफॉर्म जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने से रिलेटेड, क्लाइमेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड, जियो पॉलिटिकल सिक्योरिटी से रिलेटेड बातचीत करने के लिए है, और पॉलिसीज बनाने के लिए कि ग्लोबल लेवल पर शांति रहे, बरकरार रहे, जितने भी चैलेंजेस आज की डेट में फेस कर रही है दुनिया, उस चैलेंजेस को जो है वो रिजॉल्व किया जा सके, स्टेबिलिटी जो है वो लाई जा सके। बस ये चीज थी। नेक्स्ट, आपको क्या लगता है कि इंडिया सिर्फ इंडो पैसिफिक तक लिमिटेड है, या सेंट्रल एशिया तक अपनी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी एक्सटेंड कर रहा है? हम क्या सिर्फ इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक ही बस घूम रहे हैं क्या? नहीं गाइस, इंडिया ने चौथा इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग होस्ट किया न्यू दिल्ली में। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज तो काफी सारे टॉपिक्स आईआर से रिलेटेड हैं और बहुत काम के हैं। इंडिया ने होस्ट किया दिल्ली के अंदर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर, चौथा इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। तो हम सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच जो है वो बढ़ा रहे हैं, और हमें बढ़ानी है। हमें एक्सपोर्ट करना है, रिलेशनशिप बढ़ाने हैं, ट्रेड करना है। अब सुनो, शुरू हुआ था ये सेंट्रल एशिया डायलॉग 2019 में। ये लिख लो पहला पॉइंट तो। 2019 में ये सेंट्रल एशिया डायलॉग की जो है वो शुरुआत होती है समरकंड में। पर्पस ये था कि एक स्ट्रक्चर्ड मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया जाए, जहां पर हम बातचीत कर सकें कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ। मतलब सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज के साथ मिलकर जो है वो हम लोग बातचीत कर सके। इसके लिए हमने जो है वो ये बनाया, तैयार किया। ये 5 कंट्रीज के नाम जो मैंने आपको बताया वो लिख सकते हो आप: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो हमने पहले इस चीज के लिए जो है वो ये तैयार किया। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई इस क्षेत्र में सिक्योरिटी बरकरार रखनी है, ट्रेड और कनेक्टिविटी मेंटेन रखनी है, एनर्जी और रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनके बीच में कॉपरेशन होने चाहिए, और इंडिया को ग्लोबल लीडरशिप का सपोर्ट है ही, राइट। और इन लोग भी सपोर्ट करें इंडिया को ग्लोबल लीडर बनने में। तो इसके लिए हमने इनके साथ रिलेशनशिप बनाना जो है वो शुरू किया। अब जो न्यू दिल्ली में भी बातचीत हुई, उस पर अगेन पहलगाम अटैक की निंदा हुई। मिनिस्टर्स ने टेरर स्पॉन्सर्स और ऑर्गेनाइजर्स ऑर्गेनाइजर्स को अकाउंटेबल बनाने की डिमांड करी। बोला कि नहीं भाई, जो भी ये टेररिज्म के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, जो ये पूरा गेम खिलवा रहे हैं, ये हरकत कर रहे हैं, उनको पहले पकड़ो। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कन्वेंशन का एडॉप्शन मांगा हमने। तो ये सब अभी लिखने की आपको जो है वो आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने की बात करी कि भाई एफएटीएफ के स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करो, है ना, स्ट्रेटेजी बनाओ ग्लोबल लेवल पर टेररिज्म को जो है वो खत्म करने की। फिर रेयर अर्थ मिनरल्स पर हमने बात करी कि इन सब कंट्रीज के पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके साथ मिलकर हम लोग जो है वो काम करें, जिससे कि फ्यूचर एनर्जी को जो है वो बचाया जा सके। चाइना की बढ़ती जो डोमिनेंस है, तो उसके अगेंस्ट एक ऑल्टरनेटिव पार्टनरशिप की जा सके, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना डोमिनेट करता है। इंडिया सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ फोरम ऑलरेडी 2024 में देखने को मिल ही चुका है। ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप, रेयर अर्थ फोरम न्यू दिल्ली में हुआ था 2024 में, इंडिया सेंट्रल एशिया के बीच में। ठीक है, ये चीज भी मैंने आपको कई बार बोली है, पढ़ा कि पढ़ो इसको। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर, और चाहबर पोर्ट का इफेक्टिवली यूज हम कर सकें, तो इसके लिए सेंट्रल एशिया की इन कंट्रीज के साथ कांटेक्ट बनाना जरूरी है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के एंट्री को सपोर्ट किया गया। सॉवरेनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे जो चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसकी हमने निंदा करी कि भाई ये गलत है यार। क्योंकि हमने चाहबर पोर्ट जो है वो क्यों तैयार किया ईरान के अंदर? क्योंकि हमें सेंट्रल एशिया तक जो है वो पहुंचना है, यूरोप तक जो है वो पहुंचना है ना। और ये आईएनएसटीसी इसमें हमारी हेल्प करेगा। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करना है हम लोग को, तो ये काउंटर करना ना एक प्रकार से। पर हमने ये भी बोला कि नहीं भाई ये गलत है। ये चाइना जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो अपना शुरू कर रहा है, बट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्यों उसने रूट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया, जब ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्षेत्र है? तो उसकी हमने निंदा वगैरह करी, और कंट्रीज को समझाया कि थोड़ा चाइना से बच के रहो।
डिजिटल पेमेंट्स की बात करी, इंटर बैंक कोलैबोरेशन की बात करी, क्योंकि ट्रेड होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि फाइनेंस स्मूथ होना चाहिए, उसके लिए एक जो मीडियम है बैंक, उसके बीच में कॉपरेशन होना जरूरी है। डॉलर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए लोकल करेंसी ट्रेड को एनकरेज किया। हमने बोला कि भाई देखो डॉलर फ्लक्चुएट करता है, तो हम अगर लोकल करेंसी में रहो काम करेंगे तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ऐसी चीज हमने समझाई इनको। मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करी। ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम का इंटीग्रेशन डिस्कस हुआ कि भाई आयुर्वेद प्रैक्टिसेस करो, फालतू ये एलोपैथी के चक्कर में मत पड़ो, किडनी लीवर सड़ जाएगा तुम्हारा। तो ये हमने समझाया इन लोगों को, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। हमने बोला तुम्हें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अपने कंट्री के अंदर मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करवाओ, भेजो हमारे यहाँ पे, हम उनको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, ठीक कर देंगे मतलब। ठीक है। फिर इंडिया स्टैक फ्रेमवर्क, फिर फ्रेमवर्क के जरिए पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करना। ये चीज हुई कि हमने कहा कि भैया हम आप तक डेटा रहे हो पूरा पहुंचाएंगे, ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी। हमारे पास ऑलरेडी एक सिस्टम है जिसमें हम लोग पूरे डेटा का आर्काइव तैयार कर रहे हैं, पूरा भंडार तैयार कर रहे हैं डेटा का। सोलार, बायोफ्यूल, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर हमने बोला कि हम मिलकर काम करेंगे। राइट, तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है वो देखने को मिली। और इंडिया को चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट दूसरी कंट्रीज का, तो वो चीज इन लोगों ने बोला कि हाँ भाई ये लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है। बट चैलेंजेस भी हैं यार। सेंट्रल एशियन कंट्री ने तो साफ साफ कहा है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूएनएससी में, और इंडिया का एक्टिव पार्टिसिपेशन यूनाइटेड नेशन और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उस चीज का सपोर्ट जो है वो किया है। बट चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। कोई भी डायरेक्ट लैंड बॉर्डर नहीं है सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट करने की। पाकिस्तान जो है वो ओवरलैंड एक्सेस जो है वो डिनाई करता है हमेशा। चाइना जो है वो यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अपनी डोमिनेंस बना चुका है। अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है जिसके कारण से इस क्षेत्र में इनसिक्योरिटी लगातार बढ़ी रहती है। ट्रेड अभी भी जो है वो बहुत कम है इन कंट्रीज के साथ। 2 बिलियन यूएस डॉलर से भी कम हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ट्रेड बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। लैंग्वेज डिफरेंसेस भी कई बार आते हैं, कई बार कानूनी ढांचे में चेंजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसके तहत काफी सारे प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाते या शुरू ही नहीं हो पाते। तो यही है, हम लोग को चीजों को जो है वो ठीक करने के लिए काम करना जरूरी है। पूरी तरह से आईएनएसटीसी चाबर को जो है वो इंटीग्रेट करो, डिजिटलाइजेशन पर काम करो, तो यानी कि जो प्रॉब्लम्स है वो उसको जो है वो रिजॉल्व करो। तो अभी आज मैं यहाँ पर साइन ऑफ कर रहा हूँ। टॉपिक 5 और टॉपिक 6 कल ही के लेक्चर में जो है वो हम लोग इसको कंटिन्यू जो है वो करेंगे। आज थोड़ा सा टाइमिंग का जो है वो इशू है, तो बस आज के लिए बस इतना ही रख रहा हूँ मैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद। और कल ही होगा ये वाला, तो अपन इसको मिस नहीं करेंगे, कल ही इसको कंप्लीट करेंगे इन दो को। और नेक्स्ट संडे अप्रैल के कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं आपके रहो कवर करा दूंगा नेक्स्ट कमिंग संडे को। ठीक है, चलिए साइन ऑफ करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद, जय श्री महाकाल।